हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 1 करने वाले हैं जिसका नाम है रियल नंबर्स। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि रियल नंबर है क्या। तो रियल नंबर में हम देखेंगे पहले कि हमने आज तक कितने टाइप्स के नंबर पढ़े हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था एक नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट हो जाए और सो ऑन कितने भी इन्फिनिटी तक चलते जाते हैं, ये होते हैं नेचुरल नंबर। और एक होता है होल नंबर। होल नंबर का क्या होता है कि 0 से स्टार्ट होते हैं और 1 2 3 आगे तक इन्फिनिटी तक चलते जाते हैं। अब ये एक होता है इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स होते हैं। लाइक -3 -2 -1, फिर 0 1 2 3, ये सीक्वेंस में लिख दें। हर ये नंबर इन्फिनिटी तक जाएंगे, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। ये हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स हम किन्हें कहते हैं? जो कि कंप्लीट वैल्यू हो, पॉइंट में अगर होंगे तो हम उन्हें इंटीजर नहीं कहेंगे। अब जैसे अब एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली हमने, यहाँ हमने 0 रख दिया, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ -1, यहाँ -2। तब ये तो हमारे इंटीजर हो गए। अब जो इनके बीच में जो वैल्यूज क्वांटिटीज आएंगी उन्हें हम क्या करेंगे? तो लाइक मान लो अगर हमें किस हिसाब से इसमें वैल्यूज को बांटेंगे। हमने एक सर्कल मान लिया। अब उस सर्कल के हमने 2 इक्वल पार्ट्स कर दिए, तो एक 1/2 हो जाएगा और एक 1/2 हो जाएगा। तो अब ये जो एक यूनिट है इसकी, 1 यूनिट है जो इसकी, इसमें हम हाफ पे कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2। अब इसके 2 पार्ट्स और कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1/4 इस साइड और 1/4, हर पार्ट 1/4 हो जाएगा इस सर्कल का। तो इसमें भी 1/4 पार्ट पे इसके मार्क करेंगे और यहाँ 1/4 लिख देंगे। और इससे आगे जो होगा वो 3/4 हो जाएगा, क्योंकि 1/4 और इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिखेंगे तो 3/4। तो ऐसे हम जितने भी पार्ट करें 1/8 हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा। ऐसे आगे जितने भी हम पार्ट करते जाएंगे उस हिसाब से बढ़ता जाएगा। तो अब ये जो वैल्यूज आ रही हैं ये हम इंटीजर्स तो कह नहीं सकते इन्हें। तो इनके लिए हम क्या करते हैं? इन्हें हम कहते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर में क्या होता है कि वो नंबर होते हैं जो p/q की फॉर्म में होते हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0। q कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो अगर q क्यों नहीं 0 हो सकता? अगर ये जैसे रैशनल नंबर है 1/4 1/3, ये सब रैशनल नंबर है। और अगर q की वैल्यू अगर हम 0 रख लेते हैं, मान लो मैंने यहाँ पे रख लिया 4/0। अगर 4 को हम 0 से कैंसिल करने की कोशिश करेंगे तो कैंसिल नहीं होगा, इन्फिनिटी तक चला जाएगा ये। क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई हम किसी से भी कर लें, 0 ही आनी है। चाहे वो 1 लाख 1 करोड़ किसी से भी कर लें, आनी तो 0 ही है वो वैल्यू। लेकिन अगर हम न्यूमरेटर में p की वैल्यू अगर 0 रख लेते हैं तब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये रैशनल नंबर माना जाएगा। 0/4 है सपोज, तो ये माना जाएगा। 4 से एक 0 पे हो जाएगा सॉल्व। कैंसिल करेंगे 4 से 0 को तो 0 पे सॉल्व हो जाएगा। अब ये जैसे सिंपल नंबर है जैसे 3 है, ये भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता तो वहाँ पे हम 1 मानते हैं। ऐसे अगर -5 है, ये भी एक रैशनल नंबर है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। ऐसे ये सब रैशनल नंबर के अंदर आ जाते हैं सारे नंबर्स। अब एक क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर, तो इसके अंदर क्या होता है? कोई अंडर रूट के अंदर वैल्यूज होती हैं जो जिनकी हम प्रॉपर वैल्यू नहीं निकाल सकते, जैसे √2 √3 √5, ये डेसिमल फॉर्म्स में आएंगी। ये जो वैल्यूज इनकी हैं उसे भी हम अप्रोक्सीमेटली लेते हैं ज़्यादातर। तो ये हमारे रैशनल इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो अब ये जो रियल नंबर हैं वो कौन से होते हैं? जो रियल नंबर है हमारे, वो सारे रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इन दोनों को मिला के हमारे रियल नंबर्स बनते हैं। कि जितने भी रैशनल और इरेशनल नंबर वो सारे रियल नंबर्स हैं। अब रियल नंबर जो होते हैं उनकी एक और पहचानने का एक तरीका होता है कि एक तो वो नंबर लाइन पर तो डिनोट हो ही जाते हैं, और एक और है कि हम कोई भी अगर नंबर ले लिया हमने
सपोज 3 ले लिया और उसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अब 3 पॉजिटिव का था, हमने इसका स्क्वायर किया तो क्या आया, पॉजिटिव में ही 9 आया। अब अगर हम -3 लेते हैं, -3 का स्क्वायर करेंगे तब भी क्या आएगा, 9 ही आएगा। तो ये पॉजिटिव है, ये भी हमारी वैल्यू। तो ये रियल नंबर्स हैं। अब अगर कोई वैल्यू अगर सपोज ये है √-2, तो ये जो है इसे हम इमेजिनरी नंबर्स की कैटेगरी में ले लेते हैं, इमेजिनरी नंबर। तो ये तो होते हैं हमारे रियल नंबर। जितने भी रैशनल और इरेशनल नंबर हैं वो हमारे रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर जो भी होंगे उसका हम कभी भी स्क्वायर करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। डिवीजन लेमा, तो यूक्लिड तो वो मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ये बनाया। और डिवीजन का मतलब हमें पता है, ये डिवाइड करना। और लेमा का मतलब होता है किसी प्रूव्ड चीज से हम किसी नई चीज को प्रूव करेंगे, तो वो लेमा होता है। तो अब हमें सपोज डिवाइड करके देखते हैं किसी भी नंबर को। 13 को हम डिवाइड करते हैं अगर 3 से, तो 13 से हम 3 से 13 तो कम्प्लीटली डिवाइड जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, 4 पे डिवाइड करेंगे। 3 4 ज़ा 12, इसके नियरेस्ट ही। तो अब इसमें से क्या बचा, रिमाइंडर 1। तो अब यहाँ क्या होगा कि जो हमारा डिवाइजर था जिससे हम डिवाइड कर रहे थे वो हमारा है 3। डिविडेंड क्या है जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं, वो हमारा 13 है। जो हमारा क्वोशंट आया है वो हमारा है 4, और रिमाइंडर 1 बचा है। तो इसमें अगर हम डिविडेंड के इक्वल रखें, 13 इज इक्वल टू जो हमारा क्वोशंट मल्टीप्लाई डिवाइजर और प्लस रिमाइंडर, इसे भी हम ये करेंगे तब भी क्या होगा, 13 ही आंसर आएगा। 4 3 ज़ा 12 प्लस 1 13। तो इसी को अगर हम, ये बताता है कि जो डिविडेंट है वो इक्वल है डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अब हम इससे हम कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें डिवाइजर दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ है तो इस टाइप से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो थ्योरम है, थ्योरम 1.1, इसमें क्या किया, इन्हीं को वेरिएबल टर्म्स में चेंज कर दिया है। तो डिविडेंड को a मान लिया है, डिवाइजर को b, क्वोशंट को q और रिमाइंडर को r। तो इसके अंदर क्या हो जाता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और इसके अंदर क्या होता है कि एक चीज हमेशा होती है कि जो रिमाइंडर होता है हमारा डिवाइजर से छोटा होता है और 0 से बड़ा या फिर 0 के इक्वल होता है। तो इस थ्योरम के अंदर जो बताया गया है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इसके अंदर बताया हुआ है कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर्स पे अप्लाई होती है, a एंड b। कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं अगर a एंड b, एक डिवीजर है और एक डिविडेंड। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r satisfying a is equal to bq प्लस r, एंड जो हमारा रिमाइंडर है वो या तो 0 से बड़ा होगा या इक्वल होगा 0 के, और डिवीजर से स्मॉल होगा। ये कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए। तो इसके अंदर क्या है कि कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं एक, तो हम उसे जब डिवाइड करें तो उनके जो यूनिक इंटीजर्स हैं q एंड r, वो हमेशा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। तो इसमें ये यूनिक इंटीजर्स क्या है कि हम कभी भी डिवाइड अगर करेंगे तो सेम ही आएगा, अलग अलग नहीं आएगा। 13 को अगर हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 13 4 ज़ा 12 हो रहा है और यहाँ 1 बच रहा है। हम कभी और करेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे 2 आ जाएगा या 3 आ जाएगा। हम हमेशा ये यूनिक ही है, ये इसका जो क्यू है क्वोशंट हमेशा सेम ही है, और जो बी है वो वो भी हमारा सेम ही रहेगा, और ए है वो भी सेम रहेगा। तो हमारा 13 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1, ये हमारा इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। जो हमारा रिमाइंडर है वो डिवीजर से स्मॉल है और 0 से बड़ा या फिर 0 के इक्वल है, तो 0 से बड़ा बड़ा है ये। अब इसके बाद आता है कि हम होता है यूक्लिड्स
यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम में हमें क्या करना होता है कि दो नंबर का, दो या दो से ज्यादा नंबर्स का हम एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं इसी यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के अंदर क्या करना था, हमें किसी भी नंबर को स्टेटमेंट के फॉर्म में, इस फॉर्म में लिखना था। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के अंदर हम एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे, किन्हीं भी दो या दो से ज्यादा नंबरों का भी कर सकते हैं इस यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू। तो सपोज हमें किन्हीं दो नंबर्स का एचसीएफ अगर फाइंड आउट करना है, लाइक 14 एंड 24। अब हमें इन दो नंबर्स का एचसीएफ फाइंड आउट करना है, तो हम प्राइम फैक्टर मेथड का यूज करते हैं या फिर डिवीजन मेथड का यूज करते हैं। किसी भी मेथड का मैथ यूज कर लेते हैं यहाँ पे। तो 24 और डिवीजन मेथड का यूज कर लेते हैं यहाँ पे ऐसे। 24 तो डायरेक्टली कैंसिल होगा नहीं 14 से, तो 14 वन सा 14, हमारा रिमाइंडर बच गया 10। तो इसमें आगे क्या करते हैं, जो हमारा रिमाइंडर होता है उसे डिवीजर बना देते हैं, और जो हमारा फर्स्ट डिवीजर होता है उसे डिविडेंड बना देते हैं। फिर 10 से इसे डिवाइड देते हैं, तो ये क्या हो गया 10 वन ज़ा 10, 4 रिमाइंडर बच गया। इसके बाद जो हमारा डिवीजर था उसे हमने फिर से डिविडेंड बना दिया, फिर डिवाइड दिया हमने, 4 टू ज़ा 8, 2 रिमाइंडर बच गया हमारा। और सेम फिर से हमने डिवाइड दिया, उसे हमने डिविडेंड बना दिया डिवाइजर को, और फिर डिवाइड दिया 2 टू ज़ा 4। यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो हमारा एचसीएफ फाइंड आउट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे 2 आ गया, जो हमारा डिवीजर था वो एचसीएफ हो गया। तो यहाँ एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ ऑफ 14 एंड 24 इज 2। तो एचसीएफ क्या होता है कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दो जितने भी नंबर्स हमें दिए हुए हैं उनके बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है इन नंबर्स के बीच में। तो अब हमें यही यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के थ्रू करना है, स्टेप बाय स्टेप इसे स्टेटमेंट के फॉर्म में करेंगे। तो हम इसको करने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, कि हमें इसमें आइडेंटिफाई करना होता है कि हम ए किसे रखेंगे और बी क्या होगा, क्योंकि ए हमारा डिविडेंट होता है और बी हमारा डिवाइजर होता है। ये फाइंड आउट करने के लिए ये है हमेशा कि ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी। जो हमारा डिविडेंट है वो डिवाइजर से हमेशा बड़ा होता है। तो इसमें 14 और 24 में से हमारा जो बड़ा है 24 इज ग्रेटर देन 14, तो हमारा ये डिविडेंट हो जाएगा और ये डिवाइजर हो जाएगा। तो अब हम इसे करेंगे। अब हमें यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे, वी अप्लाई, ये लिखें यूक्लिड्स लिखें या फिर ना भी लिखें, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू 24 एंड 14। तो हमें 24 एंड 14 पे अप्लाई करेंगे, तो 24 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 मल्टीप्लाई 1 प्लस हमारा जो रिमाइंडर बच गया वो क्या हो गया 10। जो रिमाइंडर है वो भी कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, 0 से बड़ा है और अपने डिवीजर से स्मॉल है। अब हमें क्या करना है, स्टेप 2 में चेक करना है कि आखिर ये रिमाइंडर है 0 आया है कि नहीं आया है। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो वहाँ पे उस स्टेप में जो हमारा बी है, बी मतलब जो भी हमारा डिवीजर है वो हमारा एचसीएफ आ जाएगा। अगर नहीं आया तो देन हमें इसी प्रोसेस को रिपीट करना है। इफ r is equal to 0 then b is the HCF, or if r is not equal to 0 then repeat the procedure। अब हम अगेन रिपीट करेंगे इसी को सेम टू सेम। फिर हम लिखेंगे वी अप्लाई डिवीजन एल्गोरिदम टू 14 एंड 10। यहाँ भी हमने ऐसे ही देखा कि इन दोनों में से हमारा बड़ा कौन सा है, तो 14 हमारा ग्रेटर देन 10 है, तो इसलिए हमने 14 हमारा डिविडेंट हो गया और 10 हमारा डिवाइजर हो गया। तो 14 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4। अगेन हमारा जो रिमाइंडर है वो 4 आ गया। हम फिर से इसे चेक आउट करेंगे कि रिमाइंडर 0 आया कि नहीं आया। नहीं आया अगर, तो फिर हम इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे और इसमें से नए डिवाइजर और डिविडेंड को फाइंड आउट करेंगे। फिर हम अगेन करेंगे वी अप्लाई, यहाँ लिखते जाएंगे हम साथ के साथ कि सिंस द रिमाइंडर इज नॉट 0 so
वी अप्लाई इन इस सेकंड स्टेप से ही लिखना शुरू कर देंगे हम इसे, सिंस द रिमाइंडर इज नॉट जीरो सो वी अप्लाई डिवीजन एल्गोरिदम टू 10 एंड 4। तो हम अगेन इसे करेंगे 10 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2। यहाँ फिर हमारा रिमाइंडर 2 रह गया, तो हम अगेन इस स्टेप को रिपीट करेंगे, सिंस द रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 हम यहाँ पे वही लिखेंगे, और फिर उसके बाद 4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। यहाँ हमारा जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो हम लिखेंगे सिंस द रिमाइंडर at this stage is since the remainder at this stage is 0 so our procedure stops at this stage divisor b जो है हमारा वही डिवीजर है, b is 2, तो यहाँ लिख देंगे therefore the HCF of 14 and 24 is equal to 2। तो इस तरह से हमें पूरा स्टेप बाय स्टेप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब हम आगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस होंगे, वो हम एक्सरसाइज 1.1 में करेंगे, और कुछ एग्जांपल्स भी हैं इसमें, हम उन्हें भी साथ के साथ सॉल्व करेंगे।